हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी, एक्सप्लेन द रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन कर था। फिर वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ जो था उसके बारे में बात की थी, स्टीफन के नियम के बारे में बात की थी, वीन का विकिरण सूत्र देखा था, रेले जीन्स का रेडिएशन फॉर्मूला देखा था। यहाँ तक हो गई थी बात। अब हम इस बात पर आए थे कि हम लोगों को प्लांक का रेडिएशन लॉ जो है वो डिस्कस करना है। तो हम लोग प्लांक का रेडिएशन जो लॉ है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, फिर हम प्लांक का रेडिएशन लॉ डिस्कस करेंगे। देखिए, बात ऐसी है कैसी है कि ऐसे बोला जाता है कि हमने अभी इससे पहले एक वीन का डिस्प्लेसमेंट लो पढ़ा, और वीन का डिस्प्लेसमेंट लो जो लो था वो था लेमडा इज इक्वल्स टू बी बाई टी। ये था फाइनली, है ना। ये लेमडा की टर्म्स में है ना, लेमडा की टर्म्स में और टेम्परेचर की पदों में है, ताप और तरंग दैर्ध्य के पदों में है। कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि इसको आवृत्ति के पदों में लिखिए। वीन का जो फॉर्मूला है, वीन का जो डिस्प्लेसमेंट लो है, वीन का विस्थापन नियम है, उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी के पदों में क्या होगा ये। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको बताता हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वीन का विस्थापन नियम क्या है और उसको आवृत्ति के पदों में लिखिए। तो वीन का विस्थापन नियम तो आपने पहले पढ़ लिया, वो क्या होता है वो लिख देना। फिर उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना आप। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, समझो बात को। हम लोगों को पता है कि वीन का डिस्प्लेसमेंट लो क्या है कि लेमडा एम जो है वो 1/t के प्रोपोर्शनल होता है। इतनी कहानी पता है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देना, जैसे पूछा इस तरीके से जाएगा कि वीन का विस्थापन नियम क्या है, उसको आवृत्ति के पदों में लिखिए। व्हाट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, राइट डाउन दिस डिस्प्लेसमेंट लो इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले तो लेमडा एम टी के प्रोपोर्शनल हो गया, ये वाली कहानी सुना देना, पहले लिख देना 2 लाइन। फिर लेमडा एम ये b/t हो गया, ऐसे लिखा था। b का वैल्यू है वो कांस्टेंट का वैल्यू 2.93 इंटू 10⁻³ ये, और इधर मीटर केल्विन वाला ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद में अब मुझे इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में चाहिए, आवृत्ति के पदों में चाहिए। तो आवृत्ति और लेमडा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है। देखो क्या रिलेशन होता है, हम ये जानते हैं कि सिंस C इक्वल्स टू न्यू लेमडा होता है। अगर आपने पढ़ा हो तो पहले बचपन से 9th 10th इसे पढ़ते आ रहे होंगे। C इक्वल्स टू न्यू लेमडा। C होता है लाइट का वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग, न्यू है फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या है, लेमडा तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। ठीक है, तो मैं लेमडा को ऐसे लिख सकता हूं C/न्यू। ठीक है, लेमडा अगर मैक्सिमम है तो न्यू को भी, जब लेमडा मैक्सिमम है तो न्यू का भी जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। मतलब जब लेमडा मैक्सिमम है उस टाइम पर मैं इसको न्यू एम लिख रहा हूं, जब लेमडा एम है तो न्यू एम लिख रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। मतलब जिस वैल्यू पे मैक्सिमम मिलता है उस टाइम पर न्यू क्या होगा और उस टाइम पे लेमडा क्या होगा, ये वो वैल्यूज है। ये लेमडा का वैल्यू जो है मैं यहां पे कंपेयर कर लूं इससे, तो लेमडा का वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं। यहां पे रखूंगा तो ये क्या आएगा, C/μm इक्वल टू b/t, ऐसे आएगा। और ऐसे आएगा तो ये आ गया फॉर्मूला, न्यू एम इक्वल टू क्या बना, न्यू एम, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया CT/b। मतलब ये तो C और B ये तो कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, जिसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो C का वैल्यू होता है मीटर पर सेकेंड, ये तो C का वैल्यू होता है, B का वैल्यू मैंने बता दिया था। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो जो न्यू एम है वो प्रोपोर्शनल आ गया टेम्परेचर के, ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, पहले ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती था लेमडा, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो ताप के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि फ्रीक्वेंसी का जो जिस वैल्यू पर अधिकतम मिलता है उसका फ्रीक्वेंसी का मान टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये चलो हो जाएगा। अब अगर मैं पहले जो ग्राफ बना रहा था वो ग्राफ ऐसे बना रहा था ब्लैक बॉडी का,
लेमडा के टर्म्स में बना रहा था और यू लेमडा के टर्म्स में बना रहा था, वो ग्राफ ऐसे बनता था, है ना। और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाता था ये पीक पीछे की तरफ खिसक जाता था, ये पीक पीछे खिसक जाता था। नोट्स में थोड़ा सा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो आप इसको ध्यान रख लेना। नोट्स में क्या है, कई जगह पर शायद ऐसे बना दिया गया है, इसमें पीक पीछे खिसकता हुआ दिख ही नहीं रहा, ये सब जगह बराबर है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्लियर है। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो शॉर्ट नोट्स बना लिया करो आप, और जो फिर फुल नोट्स आए तो आपके माइंड में शॉर्ट नोट्स से एक इमेज क्लियर रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। फिर जब आप नोट्स देखोगे तो वो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में आप प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे, तो वो थोड़ा सा एक रहेगा, क्योंकि प्रिंट आउट सामने होता है तो साथ साथ हम लोग देखते रहते हैं, वो ईजी वे होता है पढ़ने का। लेकिन अभी प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो आपके पास PDF फाइल रहेगा, तो आप एक काम कर लिया करो क्या कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ इसको शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लिया करो, मतलब जैसे जैसे जो जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो लिख लिया करो। फिर जब आप PDF फॉर्म में देखोगे तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ ये थी, ये चीज़ ये थी, ये चीज़ ऐसी थी। तो इस तरीके से पढ़ने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यू m इज प्रोपोर्शनल टू t, ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ना। ये तो लेमडा में था, अब मैंने इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बदल लिया, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये कर्व जो है ये वक्र ऐसे रहेगा, यहाँ पर तो u न्यू आ जाएगा, जहाँ पे पहले u लेमडा आ रहा था ना वहाँ पे u न्यू लिख दिया फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और यहाँ पे न्यू आ जाएगा। अब देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लेमडा जब था तब तो टेम्परेचर नीचे आ रहा था मतलब, और यहाँ पर टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी में समानुपाती आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया, वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, विद क्रमोनुपाती था। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं बता, ये टेम्परेचर जैसे T1 के लिए था ये ग्राफ, ये T2 के लिए था, ये T3 के लिए था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इसमें T3 सबसे ज़्यादा है, T1 सबसे कम है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता था ये पीक पीछे खिसकता था, इसका जो अधिकतम मान था, शिखर मान, वो पीछे की तरफ खिसकता जाता था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में उल्टा होता है, क्योंकि ये भी उल्टा हो रहा है। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, उल्टा होता है, ऐसे होता है। जैसे पहले ये था, ये टेम्परेचर T1 पे है, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पीक आगे की तरफ खिसक जाता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीक फिर आगे की तरफ खिसक जाता है। ये देखो ये पीक आगे की तरफ खिसकता है, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3 है, तो इसमें भी T3 सबसे ज़्यादा है, T2 सबसे इससे कम, और T1 इससे कम। तो टेम्परेचर तो वैसे ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के पदों में बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी में इस तरीके से दिखेगा। IIT JEM और जो MSc एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, IIT JEM से याद आया मेरे को कि हमने IIT JEM और CSR नेट का बैच स्टार्ट किया है। मैं एक बात बता दूँ, सुन लो पहले, ये IIT JEM का फिजिक्स से, IIT JEM यानी MSc के लिए जो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके लिए है ये बैच। MSc के लिए सबसे जो सारे, जिसमें IIT JEM आ जाता है, एक TIFR आता है, एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नाम से इंस्टीट्यूट होता है, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। एक जॉइंट एंट्रेंस और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये जेस्ट का होता है फिजिक्स में, इसका भी होता है। इसके अलावा जैसे JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, DU है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये जो सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो एक ही साथ होती है, मतलब मैं अगर IIT JEM बोल रहा हूँ, IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी इसके साथ ही मैं CSR नेट की भी CSIR नेट और इसके अलावा गेट की भी कोचिंग करा रहे हैं हम लोग। ये दोनों बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जून के फर्स्ट वीक से। ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो MSc के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कि आप MSc कहीं से करना चाहते हो, अगर IIT से MSc करना चाहते हो तो आपको IIT JEM का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप टाटा इंस्टीट्यूट से MSc करना चाहते हो तो इसका फॉर्म भर के इसका एग्जाम देना पड़ेगा। अगर जेस्ट के थ्रू जो इंस्टीट्यूट आते हैं उसका देना चाहते हो तो जेस्ट का देना पड़ेगा। अगर JNU से करना है तो इसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, फिर इसका सबका अपना अलग अलग एग्जाम होता है। और अगर एग्जाम पास करके आप जाते हो तो इन इंस्टीट्यूट्स में आपकी MSc होती है। IIT से MSc
होती है तो उसमें एक बड़ा बेनिफिट होता है, एक बड़ा नाम है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आईआईटी का अपने आप में नाम है। तो ये सब लोग इसकी तैयारी करते हैं। किसी का इसमें नहीं होता तो फिर वो सबकी दे लेते हैं, एग्जाम तो सबका दे लेते हैं, तो किसी ना किसी में हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरा आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रखा मैंने, तो इस एग्जाम के थ्रू मैं भी इस एग्जाम के थ्रू गया था आईआईटी के अंदर। तो कोई भी अगर एमएससी करना चाहता है तो उसके लिए ये सारे स्कोप है, और एमएससी के बाद में भी बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। तो अगर किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो ये कर लेना, इनकी तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। तो जिसको इंटरेस्ट है इसके बारे में, या आप किसी दोस्तों को बताना चाहते हैं तो ये बताइए। ठीक है, एक दूसरी चीज़ वो जो मैं बहुत मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, वो ये है कि देखो आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, पैसे दे के पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि मेरा पढ़ाया हुआ ठीक ठाक, मतलब थोड़ा बहुत तो सही लग रहा होगा, तभी आप पैसे दे के पढ़ रहे हो। और मुझे भी लगता है कि हाँ मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। तो जब आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो जो YouTube चैनल है उस पर ये चीज़ें आने वाली हैं स्टार्टिंग में, फिर ऐप के ऊपर चलेगा पूरा, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज YouTube के ऊपर आएंगे तो सब लोग देख सकते हैं। तो फिर YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक शेयर, वो मुझे मेरे से वो मैं बोलता नहीं हूँ जनरली कि वो आप वो बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लेकिन वो आपको करना है। ठीक है, आज बोल रहा हूँ मैं, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में वाकई में दम है और आपको पसंद आएगा तो ये करिए। और मैं ऐसे तो गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपका मैं आईआईटी जेईई में सिलेक्शन करवा दूंगा, गारंटी कोई दे भी नहीं सकता क्योंकि इसमें सीट बहुत कम होती है। लेकिन मैं इतनी अश्योरिटी दे सकता हूं कि अगर एक बार ये जो कोर्स पढ़ के निकल जाएगा तो उसको फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, और मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके ऊपर कि प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर कोई सीरियस होकर तैयारी करेगा तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आप आईआईटी जेईई क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं इतना एक एश्योरिटी दे सकता हूँ, और काफ़ी टाइम है। जनरली लोग सेकेंड ईयर के साथ में भी चालू कर देते हैं, कुछ लोग थर्ड ईयर के साथ में भी चालू कर देते हैं, लेकिन जैसे थर्ड ईयर के साथ में जो चालू करते हैं तो फिर वो क्या होता है कि थर्ड ईयर के साथ में फिर वो थर्ड ईयर की भी चलती रहती है, फिर कोचिंग भी चलती रहती है, तो लोग टाइम थोड़ा मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर तैयारी करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो इस चीज़ के लिए। और जो अपना चैनल है यूट्यूब चैनल, इसके बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट तो कर ही सकता हूँ ना मैं। तो आप लोग इसके ऊपर जाए और आज के मोशन की, ठीक है, ये फोमा एजुकेशनल हब के नाम से यूट्यूब चैनल है। वैसे मैं इस पे भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं ट्रायल के लिए, मतलब कुछ जैसे एक चैप्टर सब हर सब्जेक्ट का डाल रखा है, तो कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। जैसे हर चीज़ का डाल रखा है, ऑप्टिक्स का डाल रखा है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट है थर्ड ईयर के मतलब, और सेकेंड ईयर का जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, आईआईटी जेईई के भी कुछ लेक्चर्स डाल रखे हैं मैंने, और क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, हर चीज़ के मैंने लेक्चर कुछ डाल रखे हैं यहाँ पे, ताकि एक तरीके से डेमो फॉर्म में है तो लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो उससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन मुझे बेसिकली फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग आएंगे तो उससे बेनिफिट होगा, पैसा आएगा मेरे पास। और बात पैसे की नहीं है, अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, और आईआईटी जेईई का बैच चालू हो रहा है, तो किसी को अगर करियर के बारे में भी कुछ जानना है कि आईआईटी जेईई से रिलेटेड कुछ बातें हैं या ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो अगर किसी को उसके बारे में भी कुछ जानना है तो मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ऐसे करना है लाइफ में, मुझे ये चीज़ में जाना है तो मैं क्या करूँ, या मेरा प्लान ये है, तो इस चीज़ के बारे में आप कर सकते हैं। अब ये टाइम आ गया है कि आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला है, हो गया ऑलमोस्ट, मगर कोरोना नहीं होता तो हो जाता, तो एक साल और बचा है। तो अभी डिसीजन लेने का टाइम है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें एक डिसीजन लो सॉलिड। ठीक है, तो इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए। सब्सक्राइबर की बात नहीं है, अभी मैं कुछ वीडियोस लॉन्च करने वाला हूं, तो उन वीडियोस को आपके जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, सबको शेयर कीजिए, और आपको जहां पर भी वो वीडियो मिले वहां से शेयर करते रहिए उसको। वैसे तो मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूं जिन जिन लोगों के मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स है, तो आप जहाँ पर भी जो भी ग्रुप्स हैं उन पर सब पे शेयर करिए, तो थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए बस, और क्या है। टाइम क्या है, टाइम अभी 15 मिनट बचे हैं, तो हम लोग टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है ना, तो ये करना है आपको,
और ये एक मैं हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच मिले। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कंटेंट में वाकई में हाँ कुछ बात है या लोगों को पसंद आएगा या कुछ पढ़ाने में कुछ है बात, तो अगर आपको नहीं लगता है तो फिर रहने दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी चालू करते हैं वापस से अपना जो चल रहा था। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने बोला था कि वीन का जो डिस्प्लेसमेंट नियम है, वीन का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है, उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बताना है, उसको आवृत्ति के पदों में लिखना है। तो आवृत्ति के पदों में ये इस तरीके से हमने लिख दिया इसको, ये मिल गया फाइनली। और फिर इसका हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ इसका थोड़ा सा डिफरेंट, इससे थोड़ा सा डिफरेंट मिला। इसमें पीक पीछे की तरफ खिसक रहा था, जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ रहा था। इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू है वो आगे की तरफ खिसकता है। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है। अब हम लोग प्लांक के बारे में पढ़ेंगे, प्लांक का डिस्प्लेसमेंट लॉ अब पढ़ेंगे। तो प्लांक्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं है, प्लांक का जो रेडिएशन फॉर्मूला है वो है प्लांक से रेडिएशन फॉर्मूला। एग्जाम में ऐसे आता है कि प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला बताइए और उसकी हेल्प से वीन का सूत्र निकालिए, स्टीफन का सूत्र निकालिए, कोई सूत्र पूछ लेता है कि वो फॉर्मूला कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक, ठीक है। तो प्लांक का विकिरण सूत्र, प्लांक का विकिरण सूत्र। अब देखो प्लांक ने क्या बोला, प्लांक ने ये बोला, किसके लिए बता रहा है, विकिरण सूत्र से क्या करेगा ये। प्लांक ने क्या किया विकिरण सूत्र से, प्लांक ने विकिरण सूत्र से ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बनाया और ये बन गया, पूरा ग्राफ बन गया। क्योंकि रेले जीन से आधा ग्राफ बना था हायर लेमडा वाला और वीन से पहले आधा ये इधर वाला बना था, लेकिन पूरा किसी से नहीं बना था। प्लांक ने जो फॉर्मूला दिया ना जिससे पूरा बन गया, वो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो प्लांक का अपना क्या कंसेप्ट था, प्लांक ने क्या बोला, प्लांक ने बोला कि देखो क्या है सॉल्यूशन इसका, प्लांक ने अपनी कहानी ये बताई कि आपका जो ब्लैक बॉडी है उसमें जो रेडिएशन होता है वो कैसे होता है कि ये ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, ये विकिरणें उत्सर्जित कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो वो रेडिएशन कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि इसके अंदर परमाणु है, अणु है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। तो वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, मतलब वो कंपन करते हैं। अब जब कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वो ऑसिलेटर मतलब एक दोलक की तरह बिहेव करेंगे। तो हर एक अणु है वो दोलित्र की तरह काम करता है, वो क्या करता है, एक दोलित्र की तरह काम करता है, हर एक कण दोलित्र की तरह बिहेव करता है। इन्होंने ऐसा बोला, ईच एंड एवरी पार्टिकल बिहेव्स लाइक एन ऑसिलेटर, और ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। तो जैसे मान लो कि ये इन्होंने ये बोला कि जैसे मान लो कि कोई लैम्डा है, कोई पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य उसकी जो दोबारा सुनना, इन्होंने जैसे बोला कि हर एक अणु जो है या हर एक जो परमाणु है वो क्या करता है, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। अब जैसे इससे जो प्रकाश निकल रहा है, जो लाइट निकल रही है, वो सारे लेमडा के लिए निकल रही है, हर एक लेमडा की लाइट निकल रही है यहाँ से। तो मैं कुछ पर्टिकुलर जगह का जैसे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेमडा, जैसे यहाँ से 1 से लेके यहाँ पे इन्फिनिटी तक, 0 से लेके हर एक लेमडा की लाइट निकल रही है। मैं कुछ बीच का पोर्शन लेता हूँ और कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट चालू करता हूँ। इन्होंने ये बोला कि हर एक लेमडा के लिए क्या, हर एक पार्टिकल, हर एक परमाणु क्या करता है, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, दोलित्र की तरह बिहेव करता है, मतलब वो दोलन गति करता है। और जब वो दोलन गति करता है तो वहां से एनर्जी निकलती है, और वहां से जब एनर्जी निकलती है तो अगर आपको ये चेक करना हो कि कितने दोलित्र है, दोलित्रों की संख्या निकालनी हो, नंबर ऑफ ऑसिलेटर अगर कैलकुलेट करना हो, तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो है वो ऐसे हैं कि जैसे मान लो कोई लेमडा है, कोई पर्टिकुलर लेमडा, और उससे थोड़ा सा आगे मान लो कि यहाँ पे लेमडा प्लस डी लेमडा, कुछ थोड़ा सा रेंज ले लिया हमने, थोड़ी सी परास की बात कर रहा हूँ कि लेमडा का वैल्यू मान लो 5 और इधर है 7, तो 5 लेमडा जब जिसका 5 है और जिसका 7 है, इसके बीच में जो लाइट निकालने वाले जो दोलित्र है, मतलब लेमडा 2 लेमडा प्लस डी लेमडा, इसके बीच में जो लाइट को उत्सर्जित कर रहे हैं ना इतने लेमडा वाले को,
वो कितने ऑसिलेटर होंगे, वो कितने पार्टिकल होंगे, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि अगर आपको ये चेक करना है कि लेमडा से लेकर लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच में कितने दोलित्र है, कितने ऑसिलेटर है, तो उसका एक इन्होंने फॉर्मूला दिया कि उसका नंबर होगा एन लेमडा इंटू डी लेमडा, और ये होगा 8 पाई लेमडा टू पावर 4 इंटू डी लेमडा। ये क्या है? ये संख्या है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है, दोलित्रों की संख्या है, ये दोलित्रों की संख्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, जो कि लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा, मतलब एक छोटी सी रेंज ले ली, उस रेंज के बीच में जो लाइट निकल रही है ना, उस रेंज के बीच में जो लाइट निकालने वाले कितने ऑसिलेटर है, वो ऑसिलेटर्स का जो नंबर है, संख्या है, वो इतनी है। आई बात समझ? ये इन्होंने बताया। चलो ठीक है, ये ऑसिलेटरों की संख्या आ गई, ये दोलित्रों की संख्या आ गई। फिर इन्होंने ये बताया कि एक जो दोलित्र होता है या दोलित्रों की जो एवरेज एनर्जी होती है, औसत जो ऊर्जा होती है, वो औसत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ई, एवरेज एनर्जी ऐसे लिख देता हूं मैं, ये होता है एच न्यू अपॉन ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी है, मतलब औसत ऊर्जा है ऑसिलेटर की, और इतने टोटल ऑसिलेटर है, इतने टोटल ऑसिलेटर है ये, और ये एक ऑसिलेटर की एनर्जी है। अगर इस रेंज के बीच में मुझे टोटल एनर्जी निकालनी हो तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच में जो दोलित्र है, इस रेंज के बीच में जो ऑसिलेटर है, उनकी टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, और उस टोटल एनर्जी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, यू लेमडा डी लेमडा। ठीक है, इस रेंज के बीच में, तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, एन लेमडा डी लेमडा इंटू ई एवरेज, क्योंकि एक ऑसिलेटर की एनर्जी ये है और ये टोटल ऑसिलेटर है इस रेंज के बीच में, तो इसको एक ऑसिलेटर की एनर्जी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इन सब ऑसिलेटर्स की एनर्जी, टोटल एनर्जी इतनी आ जाएगी, जो कि इस रेंज के बीच में है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से लेके एक पर्टिकुलर जगह के बीच की रेंज की एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी जगह की, फिर टोटल कैलकुलेट करनी हो ना तो फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल तरीका है इस तरीके से कैलकुलेट करने का। तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू एन लेमडा का वैल्यू रखो। एक सेकेंड, मैंने सही तो लिखे हैं ना वैल्यूज, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है। ठीक है, हाँ जी सही लिखे हैं मैंने वैल्यूज। एन लेमडा का वैल्यू जो है 8 पाई अपॉन लेमडा टू पावर 4 इंटू डी लेमडा, ई का वैल्यू है एच न्यू अपॉन ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, और ये डी लेमडा। ठीक है, देखो या तो इस फॉर्मूले को आप लेमडा के अंदर रख लो या फिर न्यू के अंदर, या तो आवृत्ति के पदों में रख लो या फिर आप इसको तरंग दैर्ध्य के पदों में रखो, लेमडा के पदों में रखो। ठीक है, या तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में या वेवलेंथ के टर्म में। तो आप इसको काम करो, जैसे इधर लेमडा में चल रहा है, इधर भी लेमडा है, इधर भी लेमडा है, तो आप ये जो न्यू है ना, इसको भी लेमडा में कन्वर्ट कर दो। तो ये c इक्वल्स टू न्यू लेमडा होता है, तो न्यू को आप c बाई लेमडा लिख दो। तो न्यू जहाँ पे लिखा हुआ है वो c बाई लेमडा कर दो उसको। तो 8 पाई अपॉन लेमडा टू पावर 4, ये h न्यू को लिख दो c बाई लेमडा, तो लेमडा नीचे आएगा तो लेमडा टू पावर 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा e टू पावर h c बाई लेमडा के टी माइनस 1 इंटू डी लेमडा। ये फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ? इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा टू पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई टू पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 इंटू डी लेमडा। समझ में आया? ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है प्लांक का, ये प्लांक का रेडिएशन सूत्र है, ये रेडिएशन फॉर्मूला है प्लांक का, प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक का विकिरण सूत्र है ये।
ये सूत्र दिया जिससे इससे जो ग्राफ बनता है लेमडा यू लेमडा के बीच में, वो ग्राफ ऐसा मिल जाता है जो जैसा हम लोग इतनी देर से बना रहे थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिया इन्होंने प्लांक ने। अब इस फॉर्मूले से हम लोग वीन का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे, स्टीफन का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे, स्टीफन का रेडिएशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे, उनके नियम भी कैलकुलेट करेंगे। वो जो 4 चीजें हैं वो इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ये लेमडा के कम वैल्यू के लिए और ज्यादा वैल्यू के लिए, सबके लिए अप्लाई होता है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फेलियर था, क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी की जो असफलता थी, उसको इसने सही कर दिया। अब ये इसकी हेल्प से पूरा एक्सप्लेन हो पाता है। ये आई बात समझ? एक बार मैं टाइम देख लूं, फिर मैं कुछ और भी बताने में हूं। 5 मिनट है इसमें, तो देखो मैं एक और चीज बता देता हूं इसके साथ में। ये बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है ये पूरी? क्या किया मैंने, एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। प्लांक ने ये बताया, प्लांक ने सूत्र कैसे निकाला? प्लांक ने ये बताया कि जैसे आपका ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो ब्लैक बॉडी का हर एक जो पार्टिकल है, उसका अणु ले लो या परमाणु ले लो, वो क्या करता है? वो कंपन करता है। क्योंकि टेम्परेचर है तो वो दोलन करता है, कंपन करता है। और कंपन करता है मतलब वो दोलित्र की तरह बिहेव करेगा, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। और जो ऑसिलेटर है, उस ऑसिलेटर की जो संख्या होगी किसी रेंज के बीच में, जैसे यहां से लेके यहां तक की लेमडा निकालने वाले, लेमडा उत्सर्जित या प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले, अगर आपको वो दोलित्रों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑसिलेटर चाहिए, तो वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर के लिए ये फॉर्मूला लगाओ। और एवरेज एनर्जी चाहिए अगर ऑसिलेटर की, तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो उस रेंज में अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने पे जो फॉर्मूला आता है वो प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला है, रेडिएशन सूत्र है। ये इन्होंने कैलकुलेट करके हम लोगों को ये बता दिया। ठीक है, ये लेमडा के पदों में है, हम इसको फ्रीक्वेंसी के पदों में भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के पदों में लिखने के लिए क्या करेंगे? देखो, ये लेमडा के पदों में है ना, हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। जहां पे भी लेमडा है वहां पे न्यू लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू न्यू लेमडा कर सकते हैं एक तो। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? C अपॉन न्यू। ठीक है, एक हमारे पास में इसमें देखो, लेमडा को तो C अपॉन न्यू से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन यहां पर डी लेमडा भी है, और डी लेमडा एक्चुअल में क्या है? डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, या आप बोलो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी हो सकता है। तो डी लेमडा निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन कर। इसका डिफरेंशिएशन डी लेमडा, इधर C तो कांस्टेंट है, न्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस C अपॉन न्यू स्क्वायर इंटू डी लेमडा। ऐसा ही होगा ना? अरे ऐसे होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया, तो डी लेम सॉरी यहाँ पे डी न्यू आएगा, न्यू का करें ना डी न्यू। तो डी लेमडा का वैल्यू तो ये रख दो और लेमडा का वैल्यू ये रख दो, तो देखो क्या मिलता है अपने को। इस फॉर्मूले में रखो, इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं रखता हूं तो ये मिलेगा। इधर लेफ्ट साइड में तो यू लेमडा डी लेमडा को आप डायरेक्ट यू न्यू डी न्यू लिख दो, क्योंकि अभी न्यू में लिख रहे हैं। ये तो एक तरीके से फंक्शन को बता रहा है। ये तो ऐसा है कि जैसे पहले एफ एक्स में चल रहा था, अब वाई में चल रहा है, तो एफ वाई लिख दो। ठीक है, यहां पर आप डी लेमडा का वैल्यू यहां से मत लिख देना, ये तो केवल एक सिंबॉलिक है, ये तो बता रहा है कि फंक्शन इस तरीके से है। ठीक है, राइट में देखो 8 पाई एच सी लेमडा का वैल्यू यहां से रख दो, सी लेमडा टू पावर 5 है तो सी टू पावर 5 और न्यू टू पावर 5 हो गया, ऊपर चला गया, इंटू 1 अपॉन ये ई टू पावर एच सी, और ये सी बाई ये है लेमडा है, तो लेमडा को आप लिख सकते हो कि सी बाई न्यू, तो ये सी बाई न्यू और के टी आ जाएगा -1। ठीक है, और डी लेमडा जो है, डी लेमडा का वैल्यू आ जाएगा सी बाई न्यू स्क्वायर और डी न्यू। ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का यहाँ पे नेगेटिव, अभी मैं मोड की बात कर रहा हूँ, केवल नेगेटिव साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मैं मोड की बात करूँ तो ये आया। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख ले तो ये ऐसे आ जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। देखो ये C और ये C, 2C तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये न्यू की पावर 3 आ जाएगा, और C में 2C कैंसिल आउट, C क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से जो बचेगा C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई टू पावर एच सी अपॉन के टी -1 डी न्यू। ये फॉर्मूला न्यू के टर्म्स में आ गया, तो आप इसको न्यू की टर्म्स में